नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तराखंड में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर असमंजस खत्म हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल साफ कर चुके हैं कि आगामी 9 और 10 दिसंबर को सत्र देहरादून में ही आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र कराने का निर्णय लिया था, जिसे बाद में बदल दिया गया। अब विधानसभा सत्र को गैरसैंण के बजाय देहरादून में आयोजित करने का कांग्रेस ने विरोध किया है। साथ ही देहरादून में सत्र के आयोजन पर सहमति देने की चर्चाओं को भी कांग्रेस ने खारिज कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि मुझे भी कुछ समय पहले विधानसभा अध्यक्ष का फोन आया था, उन्होंने मेरी राय जाननी चाहिए। मैंने दो टूक कहा कि सत्र गैरसैंण में ही होना चाहिए। इसी मामले पर प्रेस वार्ता करते हुए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि उनकी सरकार से कोई बात नहीं हुई है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठी राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि अगर कांग्रेस कह रही है कि उनसे देहरादून में कराने को लेकर पूछा नहीं गया है तो कांग्रेस झूठ बोल रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी के सत्र गैरसैंण में न कराने के फैसले ने साबित कर दिया है कि गैरसैंण बीजेपी के लिए गैर है। पहले आदरणीय राउत जी ने कहा कि जब ये तय हुआ पहली बार कि गैरसैंण में 2 दिवसीय सत्र होगा घोषित किया, तो उस समय किसी पार्टी को नहीं पूछा गया। लेकिन जब मन बदला तो तब सबको पूछा गया। और सार्वजनिक करना चाहूंगा इस बात को कि विधानसभा अध्यक्ष जी का मुझे फोन आया और उन्होंने मुझसे जानना चाहा कि आप क्या समझते हैं बेहतर कि सत्र कहाँ होना चाहिए। तो मैंने कहा इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, सीधे सीधे गैरसैंण होना चाहिए। लेकिन मुख्य विपक्षी दल होने के नाते अगर मेरी राय ली गई तो मैं अध्यक्ष जी से ये जानना चाहूंगा कि फिर मेरी राय पर उनके दल की राय भारी पड़ी और उन्होंने गैरसैंण से सत्र करने से सत्र सरकार आहूत करती है तो फिर अस्थायी राजधानी पर सरकार मौन क्यों है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और सरकार जो है विपक्ष के कंधे पर बंदूक चला करके ये कहने का प्रयास कर रही है कि विपक्ष जो है या नेता प्रतिपक्ष की सहमति के आधार पर हमने विधानसभा का सत्र देहरादून में है कि अगर कांग्रेस झूठ की राजनीति पे आएगी फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। हमेशा से ये ट्रैक रहा है कि चुनाव मंत्रणा समिति में बैठ के चीजें तय की जाती हैं सत्र से पहले, और अगर ऐसा है कि उनसे नहीं पूछा गया तो उन लोगों को बाइकआउट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस तरह की झूठ की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप विरोध के लिए केवल विरोध करें और झूठ पे आके विरोध करें, ये मुनासिब नहीं है। लगातार सब जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बता चुके हैं इस बात को कि सब लोगों की आम सहमति बनी है कि जो सत्र है वो देहरादून कराया जाए। और अगर वो इस बात के ऊपर झूठी और हल्की राजनीति कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है ऐसी झूठी और हल्की राजनीति से कांग्रेस को बाज आना। गैरसैंण गैर किले, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अंतिम सत्र, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम शीतकालीन सत्र को गैरसैंण में आयोजित करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की जनमानस की भावनाएं गैरसैंण से जुड़ी हुई है। और गैरसैंण में सत्र होता तभी सरकार को, मंत्रियों को, विधायकों को भी पता चलता कि पहाड़ पर जीवन पहाड़ सा है, कितनी परेशानियों में पहाड़ पर जनमानस रहता है। लेकिन ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अपने वादे से मुकर गई और अब कह रही है कि गैरसैंण में अंतिम सत्र इस सरकार का नहीं होगा, देहरादून में होगा। ये साफ साफ इंगित करता है कि गैरसैंण सरकारों के लिए गैर रहा है और गैर रहेगा। गैरसैंण की अनदेखी को आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं। गैरसैंण को लेकर लगातार दीक्षित आयोग की रिपोर्ट के बावजूद भी जो एक बीच में एक डेडलॉक चला आ रहा है, वो सरकारें बदली हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। और लोगों की मांग कि
जो आज़ादी से पहले चंद्र सिंह जो कि वहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात, शायद लगातार वक्त निकलता जा रहा है, लेकिन गैरसैंण और देहरादून के बीच में एक जो दूरी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब ऐसे में गैरसैंण कैसे बनेगा राजधानी और कैसे होगा रास्ता साफ गैरसैंण के राजधानी बनने का, यह भी वक्त के जहन में, लेकिन फैसला नहीं। और सरकार से इस बार पूरी उम्मीद कि कोई ना कोई फैसला गैरसैंण पर भी हो। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ विनय गोयल जुड़ चुके हैं बीजेपी से। विनय गोयल जी, स्वागत आपका एनबी न्यूज पर। विनय गोयल जी, ये जो लंबे समय से एक गतिरोध चला आ रहा है गैरसैंण को लेकर, ये गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा है और ये गतिरोध सियासी हो गया है सभी दलों के लिए। उत्तराखंड क्रांति दल जो इस मांग को लेके शुरुआती दौर में कहीं खड़ा था, वो भी सरकारों में रहा, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो पाया। क्या बड़ी वजह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले विजन डॉक्यूमेंट में कहा था कि हम गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे और इस सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए गैरसैंण की घोषणा कर दी और वहां कार्य प्रारंभ कर दिया। हम सभी जानते हैं कि राजधानी केवल एक नाम नहीं है, वहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं और जिस प्रकार की वहाँ विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार बहुत बड़ी व्यवस्थाएं वहाँ जुटाई जानी है। वहाँ हमारे माननीय मंत्रीगणों के लिए तो माननीय आवास की व्यवस्था हो चुकी है, माननीय विधायकों के लिए भी आवास की व्यवस्था वहाँ हो गई है, लेकिन जो हमारे तमाम कर्मचारी हैं जिनके सहारे व्यवस्थाएं चलती हैं, उनके लिए बहुत अधिक व्यवस्थाएं की जाने की आवश्यकता है। हमारे पत्रकार साथी जो पल पल की खबरें हम तक पहुंचाते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ बहुत सारा जो हमारा सुरक्षा में स्टाफ जाता है, जो तमाम तरह की जो मशीनरी सारी लगती है, उनके लिए बहुत बड़ी व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। अभी उस स्थान पर एक कोई प्राइवेट भी नहीं है, केवल जो भी कुछ वहाँ निर्माण है वो केवल सरकारी निर्माण वहां पर है, जिस जगह हमारा ये विधानसभा भवन बना है। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई जानी है और इसीलिए हमारी जब सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया तो 25,000 करोड़ रुपया का बजट वहां के लिए उन्होंने कहा कि हम इतने 10 वर्षों में इस पैसे को करके लगाएंगे और अवस्थापना सुविधाओं का विकास करेंगे। तो मुझे लगता है कि केवल नाम के लिए राजधानी बना देना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। वहां वास्तव में वो सारी व्यवस्थाएं जुटानी है और उसके लिए हम कृत संकल्प हैं, ताकि जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है वो वहां सुचारू रूप से काम करने लग जाए। विनय जी, देखिए, कहीं उत्तराखंड के लोगों का दिल जो है वो कहीं गैरसैंण को लेकर बहुत ज़्यादा भावुक है और उनको लगता है कि उत्तराखंड की जो राजधानी है वो गैरसैंण में ही होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ से उत्तराखंड का उदय हुआ वहीं से शायद ये बात तय हो गई थी और आज़ादी से पहले से ये बात कह दी गई कि
जो पहाड़ की राजधानी है वो पहाड़ में होनी चाहिए, तो एक लोगों का मन जुड़ा हुआ है। अब सरकारें निर्णय ले या ना ले, लेकिन मन जुड़ा होना यानी कहीं ना कहीं गैरसैंण उनके दिलों में बसा हुआ है। तो ऐसे में ये निर्णय होना बहुत जरूरी है, आपको लगता नहीं है? नहीं, देखिए, लोगों का मन जुड़ा हुआ, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन वहाँ मन के साथ साथ दिमाग भी जुड़ा होना चाहिए और वहाँ जो व्यवस्थाएं चाहिए वो व्यवस्थाएं वहाँ बननी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने या जो हमारे आंदोलनकारी थे उन्होंने पृथक राज्य की कल्पना ही इसीलिए की थी कि हमारे प्रदेश में समग्र विकास नहीं हो पा रहा था, बड़ी इकाई उत्तर प्रदेश के साथ होने के कारण से। और जब से हम उत्तराखंड से अलग होकर अलग राज्य बने हैं तब से यहाँ तीव्र गति से विकास होना प्रारंभ हुआ है। लेकिन एक राजधानी को विकसित करने के लिए यहाँ देहरादून में चूंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं और बहुत सारे संस्थान पहले से ही काम कर रहे थे, तो वहाँ उन सबका उपयोग करते हुए किसी प्रकार से हमने सारी व्यवस्थाएं यहाँ जुटाई और यहाँ काम करना प्रारंभ किया। लेकिन बिल्कुल नई राजधानी एक बनाना जहाँ केवल बैरन लैंड हो, खाली जमीन हो जहाँ पर, और वहाँ पर नए सिरे से पूरी एक नई राजधानी बनाना, मुझे लगता है कि ये कोई बहुत शीघ्रता से होने वाला या बहुत छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और उसके लिए बहुत बड़े संसाधनों की आवश्यकता है और वो सारे संसाधन जुटाए जा रहे हैं, उसकी पूरी योजना बना ली गई है और उसके लिए काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम ग्रीष्मकालीन राजधानी जो हमने गैरसैंण को घोषित करने का वादा किया था वो हमने इस सत्र में, इस सेशन में निभाया है और आगे से और आगे अवस्थापना सुविधाओं का विकास करके उसे संपूर्ण किया जाएगा। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में आपको सब देखने को मिलेगा। जी, हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र बिष्ट आपसे, राजकुमार पूर्व विधायक कांग्रेस से, आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। राजकुमार जी, गैरसैंण एक आत्मा की तरह बस चुका है उत्तराखंड के दिल में, और बात भी वाजिब है कि जब जहां पर 80% से ज़्यादा जो इलाका है वो पहाड़ी है और मात्र 15% इलाका ही तकरीबन मैदानी है, ऐसे में पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, जो चला आ रहा है, ये जो बात चली आ रही है। लेकिन जो दीक्षित आयोग की रिपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास है, तो कैसे देखा जाए दोनों मामलों को? कांग्रेस शासनकाल में कांग्रेस का निर्णय बिल्कुल सही था। भूमि पूजन से लेकर और गैरसैंण में जो टेंट में सर्वप्रथम हमने विधानसभा सत्र चलाया था और उसके बाद एक भराड़ीसैंण में एक भव्य बिल्डिंग बनाकर वहां पर भी सत्र चलाया गया, बिल्डिंग बनाई गई और वहां पर भी सत्र चलाया गया। उससे पूर्व में गैरसैंण में ही एक ITI में भी ये सत्र चलाया गया। तो कांग्रेस का तो स्पष्ट है कि इतना पैसा जब कांग्रेस शासनकाल में वहां लगा तो कांग्रेस का तो नीति स्पष्ट है कि गैरसैंण ही राजधानी होनी चाहिए। और हमने बार बार यही निर्णय लिया कि जब भव्य इतनी बिल्डिंग बन गई है और सभी सुविधाएं वहां पर धीरे धीरे उपलब्ध होती जा रही हैं, तो क्यों ना गैरसैंण को राजधानी घोषित किया जाए। तो इसी नियत को लेकर हमारी सरकार चली थी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की है, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया है, उसमें वहां पर कोई ऐसी सुविधा, ऐसा निर्माण कार्य, ऐसा कोई फंड्स तो घोषणा की, लेकिन वहां पर कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। बिल्कुल, अगला चुनाव 5 साल बीतने जा रहे हैं जी, अगला कब तक होगा, कौन सरकार आएगी, क्या आएगी? बिल्कुल राजकुमार जी, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। इससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार
जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हम चलते हैं कांग्रेस के पास, राजकुमार जी के पास। राजकुमार जी आप अपनी बात रख रहे थे जी। जी विनय जी, देखिए दीक्षित आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात तर्कसम्मत नहीं कही गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब तक चीज़ें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाती हैं, शायद ये वजह तो नहीं है कि जो गतिरोध बना हुआ है। विनय जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी जी विनय जी, ये आपका जी मेरे से सवाल है आपका? हाँ जी हाँ बोलिए अपना सवाल। विनय जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो दीक्षित आयोग की रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं इस बात में एक बड़ा गतिरोध है कि गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात तर्कसम्मत नहीं बतलाती है वो, तो गतिरोध का ये कारण तो नहीं है? देखिए बहुत सारे विषय हैं और बहुत सारी राय हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब पिछला सत्र गैरसैंण में हो रहा था तो वहां अचानक भारी बर्फबारी हुई और पूरे विधानसभा भवन के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो गई और सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यवस्थ हो गई। तो मुझे लगता है कि इस सारे विषयों को संज्ञान लेने की आवश्यकता है और उन सारी व्यवस्थाएं करने के बाद ही वहां पर राजधानी का प्रारूप सही निकल कर आ पाएगा। और जब तक वहाँ पूरी चीजें विकसित नहीं हो जाती, सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो जाती, सब चीजों के रहने का इंतजाम नहीं हो जाता, केवल हम बड़े सरकारी अधिकारियों के रहने की व्यवस्था हो जाए, मंत्री विधायकों के रहने की व्यवस्था हो जाए, केवल उससे से काम चलने वाला नहीं है। अगर वहाँ राजधानी है तो वहाँ प्रदेश की गरीब आम जनता भी जाएगी, और जब गरीब आम जनता वहाँ जाएगी और वहाँ अगर ठंड के समय में किसी को रहने का स्थान नहीं मिलेगा और तब उसके साथ अगर कोई दुर्घटना होगी तो कौन जिम्मेवार होगा उसका? ये बेहद संवेदनशील बात है कि जब तक व्यवस्थाएं सुचारू नहीं हो तब तक इंतजार करना चाहिए। राजकुमार जी आवाज मिल रही है आपको?
राजकुमार जी, विनय गोयल कह रहे हैं कि जब तक व्यवस्थाएं सुचारू नहीं हो तब तक गैरसैंण को मुख्य विकल्प नहीं माना जा सकता। जी अमरेंद्र जी, आपने राजधानी जो चयन आयोग है उसकी रिपोर्ट को पढ़ा है क्या? ये उत्तराखंड के राजधानी चयन आयोग की जो रिपोर्ट है मैंने उसको पढ़ा है, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन उत्तराखंड में जहां तक राजधानी का मामला है वो भाजपा और कांग्रेस के लिए भले ही राजनीतिक सवाल है, लेकिन हमारे लिए वो राजनीतिक विषय नहीं है, हमारे लिए वो भावनात्मक विषय है और पूरे उत्तराखंड की जनता के लिए वो भावनात्मक मुद्दा है। पूरे उत्तराखंड की जनता की भावनाएं उत्तराखंड की राजनीति को लेकर के जुड़ी हुई है और हमारा राज्य 21वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और 21वें वर्ष में प्रवेश होने के बावजूद आज भी हम ये तय नहीं कर पाए कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून होगी या गैरसैंण होगी। फिर भी टूटी फूटी व्यवस्थाओं को लेकर के जो 20 सालों की सरकारों ने गैरसैंण को राजधानी बनाने का जो काम किया है और वहाँ जैसे मैं अभी भी भाजपा के प्रवक्ता जी की बात को सुन रहा था और वो इस बात को कह रहे थे कि वहाँ पर आज भी वो व्यवस्थाएं न तो अधिकारियों के रहने के लिए, न कर्मचारियों के रहने के लिए, न पत्रकार साथियों के रहने के लिए अभी तक वो नहीं जुटा पाए हैं। सिर्फ 11-12 मंत्री और मुख्यमंत्रियों के लिए व्यवस्था जुटा पाए हैं और एक सदन वो बना पाए हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी, जब एक पीढ़ी बदल जाती है उम्र में, वो पीढ़ी बदल जाने के बाद भी एक राज्य जो 21 वर्ष का हो गया, इतना समय बीत जाने के बाद भी यदि अभी तक वहां पर बुनियादी ढांचा खड़ा नहीं कर पाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर पर इसके पीछे मुझे जो लगता है वो सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति है। सरकार की मंशा नहीं है कि गैरसैंण में सत्र को जारी रखा जाए, सरकार की मंशा नहीं है कि वहां पर सत्र चलाया जाए। अब मैं वापस दीक्षित आयोग की रिपोर्ट पर आता हूं। अगर दीक्षित आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि गैरसैंण में राजधानी बनाना ठीक नहीं है, तो उसके बाद ये दोनों ही सरकारें वहां पर राजधानी बनाने का नाटक क्यों रच रही है? दोनों ही सरकारें वहां स्वांग क्यों कर रही है? कह रहे हैं कि हम भी गैरसैंण बनाएंगे, दूसरा भी कह रहे हैं हम। तो इनको स्पष्ट कह देना चाहिए कि इनको दीक्षित आयोग की रिपोर्ट का पालन करना है। दरअसल भाजपा और कांग्रेस के लिए ये असमंजस का सवाल है और इस बात को तय नहीं कर पाए कि उनको राजधानी को देहरादून रखना है या गैरसैंण रखना है। आम आदमी पार्टी ने हाल में ही अभी जब राज्य स्थापना दिवस था और हमारे मुख्यमंत्री पद के जो नेता हैं आदरणीय कर्नल कोठियाल जी, उन्होंने मसूरी में शहीदों की शहादत को प्रणाम करते हुए वहां जाकर स्पष्ट उन्होंने संकल्प लिया कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण होगी और उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को अवसर देगी तो निश्चित तौर पर अस्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाएंगे। तो ये स्पष्टता भाजपा और कांग्रेस में होनी चाहिए। अब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आधा अधूरा खड़ा करेंगे और फिर ये बहाना करेंगे कि वहां पर राजधानी वहां पर मौसम खराब है, वहां पर इस तरीके की बहानेबाजी, ये नहीं चल पाएगा। इस प्रदेश को अब भाजपा हो या कांग्रेस है, जिन्होंने पिछले लंबे समय से 20 सालों से राज किया, उनको ये बताना पड़ेगा कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ होगी। ये मेरा कहना है। बिल्कुल, वो विनय गोयल जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। जी विनय जी। मेरा कहना है कि बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत आसान है, भावनात्मक मुद्दे उठाना बहुत आसान है। मैं अपने साथी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो पैनलिस्ट हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, उन्हें सुझाव देना चाहूंगा कि आप ज्यादा बड़ी बातें मत कीजिए। अपने 70 विधानसभाओं के जो संभावित प्रत्याशी हैं, केवल उनका अगले 3-4 दिनों में जरा वहाँ सम्मेलन करके दिखा दीजिए। आप वहाँ पे कितनी व्यवस्थाएं जुटा पाते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो आपको बड़ी बड़ी बातें करने से परहेज करना चाहिए, वास्तविकता के धरातल पर बात करना चाहिए। आज जिस प्रकार से, क्योंकि कहीं भी जो राजधानी बनाने में जो हमारे साथ जो अन्य राज्य बने हैं और उनकी राजधानी का सवाल को लेकर हमारी तुलना की जाती है, लेकिन सब जगह
क्योंकि वहां पहले से और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। यहाँ केवल बैरन लैंड थी, केवल खाली जमीन थी। उस सारी जमीन पर हमारी सारी व्यवस्थाएं हमने जुटानी थी। तो पूरा नया एक तरह से कंस्ट्रक्शन होना, उसके लिए सड़कें भी नहीं बननी, बिल्डिंग भी नहीं बननी, सारी व्यवस्थाएं, पानी की व्यवस्था नहीं होनी, वहाँ पानी तक की व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी, बिजली की व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी। तो मुझे लगता है कि एक तरह से जो आमूलचूल परिवर्तन एक प्रकार से वहाँ का होना है, तो वो इतनी आसानी से और इतनी जल्दी होना संभव नहीं है। वास्तविकता के धरातल पर हमें बात करनी चाहिए, केवल भावनात्मक मुद्दों को उछालकर हमें इन लोगों को बरगलाना नहीं चाहिए। अमरेंद्र जी, सुन तो लिया ही होगा आपने। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति, आपकी नेक नियत में, आपकी नियत में खोट है? आपको नहीं लगता ऐसा? वो क्या कह रहे हैं, वो आप पहले उसका जवाब दे दो। जी, वो ये कह रहे हैं कि 70 विधानसभाओं में पहले आप जो आपके संभावित प्रत्याशी हैं उनमें ही 2-4 आदमी जुटा के बता दो। राजधानी तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये राजधानी का विषय पर चर्चा हो रही है। हमारी पार्टी को लेकर के क्या होना ये हम तय करेंगे। और इसको आप जवाब तो दे दो उनको, कितने जुट जाएंगे कितने नहीं जुट जाएंगे, जवाब दे दो उनको। 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसमें अभी आने वाले समय हमने अपनी पार्टी के 32 प्रभारी तय कर दिए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी और एक मिनट विनय जी सुन लीजिए फिर। हाँ जी, हमने अपनी पार्टी के लगभग 32 वो कुछ कहना चाह रहे हैं अमरेंद्र जी। अमरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ अमरेंद्र जी कुछ आपको सलाह दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आपसे, पूछना चाह रहे हैं, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं जी। मैं चुनाव लड़ाने की बात नहीं कह रहा हूँ, क्या मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपके पास प्रत्याशी नहीं है या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप वहाँ पर 70 विधानसभाओं के 70 लोगों का एक सम्मेलन तो कर लीजिए पहले वहाँ पे, तो पता चल जाएगा वहाँ कितनी व्यवस्था है, आप वो सम्मेलन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं आज के दिनों में। जी त्रिशूल जी, मैं विनय जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस बात को स्वयं मान रहे हैं कि वहाँ पर कोई सम्मेलन नहीं किया जा सकता। वो ये मानते हैं कि वहाँ पे बुनियादी सुविधाओं का टोटा है। वो ये मानते हैं कि वहाँ पर वहाँ का जो हालात हैं उस हालात में वहाँ पर सत्र आयोजित नहीं किया जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 21 साल का जो उत्तराखंड है और 21 साल में वहाँ पर यदि सुविधाएं नहीं जोड़ी गई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यदि वहाँ पर विधायकों के ठहरने की व्यवस्था नहीं है, पत्रकारों के ठहरने की व्यवस्था नहीं है, कर्मचारी अधिकारियों के रहने की उचित व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो रही हमारी पार्टी की बात की कोई सम्मेलन हमको करवाना है, हम जरूर करवाएंगे। और यदि आपके सरकारों ने आपने 21 साल तक राज किया इस राज्य में भाजपा कांग्रेस ने, यदि आपने वहाँ कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है तो हम करेंगे ना अपना सम्मेलन, उसमें क्या दिक्कत है? राजकुमार जी देखिए, गैरसैंण एक भावनात्मक बात है, लेकिन विनय गोयल कह रहे हैं कहीं ना कहीं उसको सुचारू करने के लिए एक वक्त लगता है, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ होना चाहिए और बीजेपी और कांग्रेस ने इसे टाला है हमेशा। देखिए, पिछली बार कांग्रेस शासनकाल में टेंट से, मैंने पहले भी बोला, टेंट में हमने सत्र चलाया। उसके बाद बयाड़ी सैंड में भव्य बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग में सत्र चलाया और इतनी भव्य बिल्डिंग बना दी है कि भले ही वहाँ पे 2-3 सत्र चले हों, लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग प्रदेश भर में कहीं भी विधानसभा की नहीं रही है। और हमारी नियत बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। हम जो करते हैं बिल्कुल स्पष्ट करके करते हैं। हमने ये भी कहा है कि अगर 2022 में कांग्रेस सत्ता में आई तो अवश्य उसमें जल्दी निर्णय लिया जाएगा और बहुत शीघ्र काम किया जाएगा। हमने उन 5 सालों में बिल्डिंग तो बना दी है कम से कम। आपने घोषणा करी 25 करोड़ रुपए और कितने की क्या करी, और उसके बाद वह एक ईंट तक नहीं लगी आज तक, वहाँ कोई स्टाफ ही नहीं है। तो ऐसी घोषणा करके क्या फायदा? आप वहाँ पर कुछ तो काम शुरू करते इन 5 सालों में। अब 2 महीने रह गए हैं, 2 महीने में क्या काम शुरू करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये तो बड़ा संभव नहीं हो सकता। ये तो मैं कह नहीं सकता। आने वाले समय में कांग्रेस सत्ता में अवश्य आएगी और वहाँ पर राजधानी अवश्य बनाएगी। विनय जी,
देखिए राजकुमार जी यही कह सकते हैं और यही कहने के लिए पार्टी ने उन्हें यहाँ दिखाया है, लेकिन जो मैंने बताया अगर राजकुमार जी स्वयं मान रहे हैं कि वहाँ कहाँ पहले टेंट में सत्र चलाया, अब वहां पर जो बिल्डिंग है और बिल्डिंग के साथ साथ मैंने जैसा प्रारंभ में कहा कि केवल विधायकों के लिए मंत्रियों के लिए स्थान हो जाए इससे राजधानी नहीं बन जाती, बहुत सारी व्यवस्थाएं जुटानी है। और मैं बार बार जोर देकर इस बात को कह रहा हूं कि वहां पर हमें बिल्कुल बैरन लैंड पर सारी अवस्थापना सुविधाओं को डेवलप करना है वहां पर। और खाली सारी सरकारी व्यवस्थाओं से भी राजधानी सफल नहीं हो सकती जब तक कि वहां निजी कुछ होटल्स ना बने। वहां अगर सर्दियों में चाय पीने तक की लोगों को दिक्कत हो जाती है, चाय की दुकान तक नहीं मिलती वहां पर, तो अभी वहां पर इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि उन सारी व्यवस्थाओं का, केवल सरकारी व्यवस्थाओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर राजकुमार जी ने वहां व्यवस्थाएं जुटा दी होती तो मुझे लगता है कि वहां बहुत सारे होटल बन गए होते, वहां बहुत सारी दुकानें बन गई होती, लोगों के व्यवसाय प्रारंभ हो गए होते, तो लोग स्वतः वहां जाना शुरू कर देते। लेकिन केवल बिल्डिंग बन जाना और केवल उससे वो करना और केवल विधायकों के लिए और मंत्रियों के लिए कोई व्यवस्था हो जाना, उससे राजधानी नहीं बनती जब तक कि आम जनता को, अगर आम जनता जाएगी, जब राजधानी होगी तो आम जनता जाएगी ना, तो राजकुमार जी उसे कहाँ ठहराएंगे, कहाँ ठहराएंगे उसे, लोग कहाँ रहेंगे। और मुझे लगता है कि अगर धरने प्रदर्शन भी होंगे वहां पर लोगों को अपनी मांग के लिए, आप आजकल बहुत धरने प्रदर्शन करते हैं क्योंकि आपको आगे भी ये काम करने हैं, तो उसके लिए क्या कोई जगह है वहां, कहाँ आपके कार्यकर्ता रुक जाए वहां पर, किसी होटल में जगह है, कोई धर्मशाला है वहां पर। तो वो सारी व्यवस्थाएं, कुछ सरकारी व्यवस्थाएं होनी है, कुछ प्राइवेट व्यवस्थाएं होनी है, वो सब धीरे धीरे सतत विकास की एक प्रक्रिया है। वो जब लोग, कोई भी व्यक्ति होटल तब बनाता है किसी स्थान पर जब उसे लगता है कि यहाँ लोग आते हैं। अगर किसी स्थान पर कम लोग आते हैं तो कोई होटल नहीं बनाता वहां पे, कोई चाय की दुकान नहीं खोलता वहां पे, कोई खाने का रेस्टोरेंट नहीं खोलता वहां पे। तो वो सारी व्यवस्थाएं सरकारी व्यवस्थाएं नहीं होती, वो सरकार को नहीं बनानी होती। वहां जब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो ये लोग स्वतः अपने आप आएंगे, जो वहां के स्थानीय लोग होंगे वो अपना स्थानीय व्यापार वहां करेंगे, अपना स्थानीय ढाबा खोलेंगे, होटल खोलेंगे, चाय की दुकान खोलेंगे, सब्जी वाला भी वहां पर होगा, चाय वाला भी होगा। अभी तक तो वहां आपको पता है पानी तक की कितनी दिक्कत थी। तो ये आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि सब हमारे साथ है, ये सब वहां ले जाएंगे, कह रहे हैं ऐसा। राजकुमार जी, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी और कांग्रेस ने नहीं किया लेकिन हम करके दिखा देंगे। तो वहाँ पे भव्य बिल्डिंग बना दी है और उन 5 सालों में 5 साल भारतीय जनता पार्टी को मिले। आप ये बता दें कि आपने वहाँ पर एक ईंट भी लगाई हो, आज भी वो स्थिति है। घोषणा करना, पैसे को फंड देने की बात नहीं होती। आप आज भी बताइए, 5 साल बीतने जा रहे हैं, 2 माह रह गए हैं, 2-3 माह, आपने वहाँ पर एक ईंट भी लगाई या नहीं लगाई? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सुरेंद्र रावत जी ने वहाँ पर लैंड ली है और वो ही बता दें कि हमने वहाँ तारबाड़ भी करी कि नहीं करी। तो जो नियत में फर्क है तो कैसे हो पाएगा? राजधानी घोषणा करना अलग बात है, हमने वहाँ भव्य बिल्डिंग बनाई है, कांग्रेस ने बनाई है, और कांग्रेस अगली बार सत्ता में आते ही वहाँ राजधानी भी बनाएगी। राजकुमार जी, और जो भव्य बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग को आपने गेस्ट हाउस बना दिया था, याद है ना आपको? आपने उस बिल्डिंग को गेस्ट हाउस बना दिया था, उसके रेट क्या कर दिए थे? गोयल साहब, उसके बाद तो हम सत्ता में नहीं थे, आप लोग सत्ता में थे। 5 साल तो आप सत्ता में रहे। हमने तो आपकी बात का जिक्र कर दिया है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है आपकी बात पर। स्टाफ क्वार्टर भी बनाते, विधायक के लिए निवास भी बनाते, हम वहाँ पर होटल्स भी बनवाने के लिए अनुमति देते अगर हम 5 साल सत्ता में होते। आपसे 5 साल सत्ता में, आप बताइए वहाँ एक ही लगी हो? हमको झूठ बोल रहे हैं, समझ रहे आप बोल रहे हैं दुकानी पड़ती है, दुकानी पड़ती है, लेकिन 5 साल लग जाते हैं। हम तो राजधानी के बाद हम तो देहरादून की बात करने जा रहे हैं। राजकुमार जी, मैं जो सवाल कह रहा हूँ, अगर मैं इसमें कोई बात गलत कह रहा हूँ राजकुमार जी, क्या वहाँ अगर आज सर्दी के मौसम है आज की तारीख में, और अगर वहाँ बाजार में आप चाय पीने जाए, सर्दी लग रही है, तो क्या आपको वहाँ चाय की व्यवस्था हो जाएगी? क्या वहाँ भोजन की व्यवस्था हो जाएगी?
सर्दियों में भी हमने सत्र चलाया, वहाँ पर टेंट में चलाया है, बिल्कुल व्यवस्था हुई है। मैं कह रहा हूँ विधायक है, आपके लिए तो सरकारी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन जो मेरा पत्रकार है तो मेरा जनता का आपको ज्ञापन देने वहाँ गया हुआ होगा, उसके लिए क्या होगा? एक बात बताइए, अमरेंद्र जी एक बार आपके पास आते हैं तो एक एक करके। पहले से आपने नहीं की सुविधा, विनय जी कह रहे कि मैंने जैसे राजकुमार जी मैंने कहा पिछली बार सत्र चल रहा था, वहाँ बर्फबारी हो गई, आप मान गए किस तरह से लोग वहाँ निकले, सब लोग वहाँ से सबने देहरादून का रास्ता किया। नहीं, सबने देहरादून का रास्ता किया। बर्फबारी पहाड़ों पे नहीं होती है, पहाड़ों पे गाँव नहीं है, पहाड़ों पे लोग रहते नहीं है। नहीं मैं कह रहा हूँ गैरसैंण में बर्फबारी होती है, बर्फबारी तो पिथौरागढ़ भी होती है, आप घर छोड़ के थोड़ी भाग जाएंगे, कोई 2 दिन बाद बर्फ पिघल जाती है, उसकी सुविधा हो जाती है। तो सुविधा करी जाती है, गवर्नमेंट को चाहिए सुविधा करें। ऐसा नहीं है, विनय जी राजकुमार जी राजकुमार जी उत्तराखंड निवासी जन है, वो पहाड़ पे रहती नहीं है क्या? राजकुमार जी सिर्फ 2 दिन बारिश पड़ गई तो बर्फ पड़ गई तो आप घर छोड़ के भाग जाएंगे? ऐसा नहीं होता। राजकुमार जी सवाल ये है कि गैरसैण कब मुख्य धारा में आएगा राजधानी के रूप में? गुलेशन में विधायक नहीं था ना, तब मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, अब आए थे, तब में विधायक नहीं था, आपको जानकारी नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं, नियत साफ होनी चाहिए। 5 साल आपको दिए, आपने वहाँ एक ईंट नहीं लगाई। मेरा स्पष्ट मानना है कि आप नहीं चाहते कि हमारा राजधानी बने, आप देहरादून से चलाने का। जी विनय जी इसीलिए जी देखिए, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राजधानी बनाना नहीं चाहते, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम बना लेंगे मौका मिला तो। अब ऐसे में बीच का रास्ता क्या है कि गैरसैण कब मुख्य धारा में आएगा राजधानी के रूप में? सबसे बड़ा सवाल ये है। नहीं मैं आपने बिल्डिंग बनाई है तो हमारा नेट साफ है, आपने गैस हाउस नहीं है, आप जाके देखिए बिल्डिंग है, गैस हाउस क्यों बनाते? नहीं राजकुमार जी आपके पास आएंगे, सवाल का जवाब ले लेते फिर आपके पास आएंगे। जी विनय जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि गैरसैण राजधानी के रूप में कब मुख्य धारा में आएगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि जब तक वहाँ पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास नहीं होगा तब तक कोई भी बात करना केवल लफाजी होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है, वहाँ के लिए बजट सैंक्शन कर दिया है, वहाँ विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, वहाँ पर सारी सुविधाएं, चाहे वो हमारी बस अड्डे की सुविधा हो, चाहे वो हमारी एयरपोर्ट जैसे हेलीपैड की सुविधा हो, या और सारी सुविधाओं का वहाँ जुटाना शुरू कर दिया गया है। वहाँ पर जब ये सारी सुविधाएं दिखेंगी तो वहाँ स्थानीय लोग भी और अन्य व्यवसायी भी अपनी व्यावसायिक गतिविधियां वहाँ प्रारंभ करेंगे। सब लोगों के लिए वहाँ पर रहने के लिए स्थान भी मिल पाएगा, लोगों के भोजन के नाश्ते की भी व्यवस्था वहाँ हो पाएगी, लोगों के ठहरने की भी व्यवस्था हो पाएगी। और जो हमारे पत्रकार साथी हैं, हमारे कर्मचारी भाई हैं, जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, वो सारे लोगों के लिए वहाँ व्यवस्थाएं जुट पाएंगी। और ऐसा ना हो कि साहब हम मंत्री और विधायक तो वहाँ रह रहे आराम से और बाकी उनका स्टाफ, उनका गनर, उनका ड्राइवर वो ठंड में सिकुड़ता रहे, वो गाड़ी में पड़ा रहे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अन्याय होगा प्रदेश के उन गरीब जनता के साथ जिनके आंदोलन से उत्तराखंड राज्य बना है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के आंदोलनकारियों में ऐसा नहीं है लोग शामिल नहीं थे, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों में सिर्फ छोटे कर्मचारी शामिल नहीं थे, ऐसा नहीं था। उत्तराखंड के कर्मचारियों में सारे लोग शामिल थे। तो मुझे लगता है कि केवल और केवल कुछ चुने हुए लोगों की सुविधाएं जुटाकर वहाँ अवस्थापना सुविधाओं का विकास नहीं हो सकता। जब तक सबके लिए व्यवस्थाएं नहीं बन जाती तब तक वहाँ इस प्रकार की बातें करना मुझे लगता है कि दूर की कौड़ी होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है, वहाँ अवस्थापना सुविधाएं जुटानी प्रारंभ कर दी है, वहाँ का विकास प्रारंभ हो गया है और धीरे धीरे जैसे जैसे वो अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो जाएगा
तो जो जनता की बड़ी मांग है वो भी आने वाले समय में पूरी हो सकेगी। राजकुमार जी, गैरसैंण राजधानी के रूप में कब मुख्यधारा में आएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमने जब इतनी भव्य बिल्डिंग बनाई है तो 2022 में सत्ता में आते ही हम उसको राजधानी अवश्य बनाएंगे। अमरेंद्र जी, हेलो अमरेंद्र जी, आपका क्या कहना है? अमरेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? शायद उनको आवाज नहीं मिल पा रही है। देखिए, जो भावनात्मक मुद्दा है उस पर निर्णय आना बहुत जरूरी है और शायद लोगों की उम्मीदें होती हैं सरकार से, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा गतिरोध है वो क्या है? आपने कहा कि वहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू नहीं है विनय जी, तमाम चीज़ें वहाँ पर, तो वो कितना वक्त लगेगा? वो कम से कम लोगों को कहना तो पड़ेगा ये बात। नहीं, देखिए, वक्त की कोई कल्पना इसलिए नहीं कर सकता कि खाली जो सरकारी अवस्थापनाएं हैं केवल उनसे काम चलने वाला नहीं है। जब तक, मैंने आपको बताया कि जब तक वहाँ प्राइवेट होटल न बने, जब तक कि वहाँ पर प्राइवेट ढाबे ना खुल जाएं, जब तक कि वहाँ प्राइवेट और सारी व्यवस्थाएं जो सारी आम जनता को कैटर करते हैं, जो सारी आम जनता को मिलती हैं, वो जब तक ना हो जाए, भाई अगर राजधानी होगी तो वहाँ आम जनता भी जाएगी, बड़ी संख्या में जाएगी। तो उसके अगर वो रुकना चाहेगा 1 आध 2 दिन तो कहाँ रुकेगा? ठंड में तो खुले आसमान के नीचे तो रुकेगा नहीं कोई वहाँ पे। मुझे भावना कहने में मेरी बात आप किसी को अजीब लग सकती है, लेकिन ये वास्तविकता धरातल की। और वो धीरे धीरे जब और कोई भी व्यवसायी तभी अपना प्रतिष्ठान बनाता है या होटल बनाता है या ढाबा चलाता है या अन्य परचून की दुकान भी खोलता है, अगर वहाँ आज स्थिति ये है कि वहाँ अगर 1000-2000 आदमी चले जाए तो उनके लिए राशन की भी व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? क्योंकि वहाँ जितने लोग रहते हैं उतने की व्यवस्था है ना अभी। राजकुमार जी, जब राजनीतिक दलों को व्यवस्था करनी होती है तो हो जाती है, लेकिन गैरसैंण को लेकर व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कुछ ना कुछ तो वजह है। ये इनको बता रहे हैं कि हमें 5 साल मिले, हमने भव्य बिल्डिंग बनाई। आप बिल्डिंग जाके देखिए, गुवाहाटी विधानसभा कहीं नहीं बनी होगी। आप गेस्ट हाउस कह रहे हैं, वहाँ के बड़े बड़े पिलर, बड़े बड़े कॉलम, दूर से क्या भव्य बिल्डिंग लगती है और अंदर जाके सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दी है, लेकिन कुल गलती से सरकार हमारी नहीं आ पाई। अगर सरकार आ जाती तो हम वहाँ पर रहने की व्यवस्था कर देते। आपको हमने 5 साल दिए, 5 साल में आपने एक ईंट नहीं लगाई वहाँ पर। अब इतने बड़े अफसोस की बात है, आप बता दीजिए कहाँ पे कौन सी सर्वे करा आपने, कहाँ क्या सब घोषणा कर दी ग्रीष्मकालीन राजधानी की। ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा से सब कुछ नहीं होता भैया। वहाँ सर्वे तो कराइए। ऑलवेदर रोड आज से नहीं बन रही है, पहले से बन रही है। नरेंद्र तिवारी जी के टाइम तो बन रही है ऑलवेदर रोड। गंगोत्री की ऑलवेदर रोड तिवारी जी ने घोषणा की थी, तब से तभी से सर्वे हुआ है। आप ऑलवेदर रोड की बात कर रहे हैं, अब ऑलवेदर राजधानी की बात करो ना, कब से बन रही है वो भी बता दीजिए। वो भी किसने की थी, वो भी सब आपने किया हुआ है। ऐसा होता है इन 70 सालों में हमने किया हुआ है। 7 सालों में पुरानी हुआ करता गोयल साहब। ये तो आप देख लीजिए देश कहाँ से कहाँ तक हमने पहुँचाया है। 7 साल हो गए हैं आपको, 7 साल में देखा था आपको देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बिल्कुल पहुँचाया। बिल्कुल। राजकुमार जी, आपसे चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ। ऐसी है संघर्ष का एक मेमोरियल
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ MSP ਦੇ ਗਾਰੰਟੀਡ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हम चलते हैं कांग्रेस के पास। राजकुमार जी, दरअसल बात यह है कि गैरसैंण पर फैसला होना बहुत आवश्यक है और इसका जनता इंतजार कर रही है। चलो हमें तो 15 ही पहुंचा देंगे, 100 का भी नहीं पता चल रहा है। ये तो झूठी ऐसा नहीं है। बिल्कुल मिलेंगे। राजकुमार जी, जी, गैरसैंण पर फैसला होना बहुत आवश्यक है और ये फैसला कब होगा इसका जनता इंतजार कर रही है। सर, हमने ये कहा है 2022 में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम सर्वप्रथम पहला निर्णय राजधानी का ही लेंगे। लेकिन सर, पहले भी तो आप सरकार में थे, तब क्या हुआ? सर, हमने बिल्डिंग बनाई है ना। तो बिल्डिंग क्यों बनाई है ये बताओ, बिल्डिंग क्यों बनाई है, कई बात है। लेकिन सर, लंबे समय तक आप सरकार में रहे तो तब हो जाना चाहिए था। खाली का 5 साल और अब मिलेगा, अब हम खड़ा कर देंगे। नहीं, आपको पहले दिन कैसे करेंगे? भाई पहले भावे बेटी का आप बताओ ना, आपने इन 5 सालों में एक ईंट भी लगाई हो गोयल साहब? सड़कें बन रही है, सब सड़कें तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बन रही है। सड़कें तो ऑल ओवर इंडिया में बन रही है, यहाँ भी बन रही है। धन्यवाद, धन्यवाद। कम से कम आपने शिकायत तो किया कि सारे पूरे देश में पब्लिक के पैसे सुन लो गोयल साहब, एक मिनट, पब्लिक के पैसे से बनती है ना। आप टैक्स लगा देते हैं 20, आप टैक्स लगा देते हैं 40 साल बताओ, जेल से थोड़ी बना रहे थे। तो ऐसा भी मत कहो ना कि हम बना रहे हैं अपने घर से, ऐसा भी मत कहो। उनको टैक्स लगा 40 साल का, रोज 250 रुपए 300 रुपए, इतना रेट कभी नहीं लिया। कांग्रेस लेती थी 50 रुपए 40 रुपए लेती थी, आपने सीधा 170 रुपए 80 रुपए कर रखा। क्या बुरा हाल कर रखा, हर जगह बैरियर पे आप देखिए क्या बुरा हाल। विनय जी, देखिए ये चुनावी मुद्दा है और चुनाव में कहीं ना कहीं आपके सामने आके खड़ा होगा ये, तो इसके लिए एक उपयुक्त जवाब जनता को चाहिए दोनों ही दलों से। जनता का जो हमने जो हमारा पूरा विजन है, हमने जो देखा था, जो हमने विजुलाइज किया था, हमने उसके आधार पर पिछले दृष्टि पत्र में साफ कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो हम गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करेंगे। वो वादा हमने पूरा किया है और निश्चित रूप से अब हमने कहा है कि हम वहाँ अवस्थापना सुविधाओं का विकास करेंगे। तो निश्चित रूप से हम वो सारे काम कर रहे हैं। वहाँ अवस्थापना सुविधाओं का विकास प्रारंभ कर दिया है। अवस्थापना सुविधाओं का अर्थ इसके चारों तरफ का जो डेवलपमेंट है वो सब उसमें आता है। जो राजकुमार जी को लगता है कि वो सारा काम उन्होंने पहले ही कर दिया था, लेकिन जिस तरह से हमारी सरकार ने ओवरऑल डेवलपमेंट उसके आसपास के क्षेत्र का करना प्रारंभ किया है, चाहे वो हेलीपैड की आवश्यकता पड़ती है या रेल लाइन की आवश्यकता पड़ती है या बस स्टैंड की आवश्यकता पड़ती है, वो सारी सुविधाएं जुटाना हुआ प्रारंभ कर दिया है। वहाँ पर सबसे काम चालू हो गया है। मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में तीव्र गति से ये काम होगा और जब इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ डेवलपमेंट हो जाएगा, वहाँ सारी अवस्थापना सुविधाएं जुट जाएंगी, तो मुझे लगता है कि स्वतः ही वहाँ का विकास हो जाएगा और वहाँ लोगों की जो इच्छा है वो पूरी होगी। देखिए राजकुमार जी, सरकार में आप भी लंबे समय तक रहे हैं, तो जब ये मुद्दा शुरुआती जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ था तभी ये था कि गैरसैंण को राजधानी बनना है, तो आपके कार्यकाल में तो काम होना चाहिए था।
आज भी वो उपेक्षा का शिकार हुआ, एक तरफ खड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपके समय पे भी काम हो जाना चाहिए था। इनकी सरकार में एक काम और हुआ था, रायपुर में एक और राजधानी बननी प्रारंभ हुई थी, वहां के लिए पैसा दिया इन्होंने, वहां के लिए इन्होंने जंगल जो जमीन थी जंगल की, उसको राजधानी के लिए उन्होंने एक्वायर करा वहां पे, और वहां उसके लिए फंड जुटाए गए। तो ये बताइए ना कि वहाँ रायपुर में क्या बनाना चाहते थे ये? जी राजकुमार जी, रायपुर में तीसरा राजधानी बना रहे थे क्या? देखिए, जब राजधानी बनती है 10 जगह जमीनें देखी जाती हैं, 10 जगह कहीं बिल्डिंग भी बनती है, कहीं और भी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाकर हमने शिलान्यास कर दिया या वहाँ भूमि पूजन कर दिया। लैंड देखी गई थी, मानते हैं हम भी उस टाइम विधानसभा में थे, लैंड देखी गई थी, लेकिन वहाँ पर निर्णय नहीं हुआ था। निर्णय गैरसैंण का ही हुआ था, क्योंकि हमारे आंदोलनकारियों की भावना वहाँ जुड़ी हुई है। और जब उत्तराखंड बना भी नहीं था, तभी से लोगों ने मांग कर दी कि गैरसैंण में ही राजधानी बनाई जाए। हम लोग इसके बिल्कुल पक्ष में हैं, और 2022 में आते ही हम वहाँ पर राजधानी की शुरुआत कर देंगे। और जो भी सुविधाएं हैं, जैसे गोयल साहब बोल रहे हैं, सरकारें आती हैं, काम करती हैं, जो भी सुविधाएं वहाँ जुट पाएंगी, या पिछली सरकार ने तो कोई ऐसी सुविधा वहाँ अभी एक भी नहीं लगाई, लेकिन जो भी सुविधाएं हमसे जुड़ पाएंगी हम अवश्य उसको करेंगे, और आंदोलनकारियों को और उत्तराखंड वासियों के सपनों को हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन जो दीक्षित आयोग की रिपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं जो अड़चन है वो कैसे दूर होगी? वो दोबारा डिमांड की जाएगी, मांग की जाएगी, सपन रखा जाएगा, दोबारा रिक्वेस्ट होगी। अगर दोबारा रिपोर्ट बनती है, कोई उसका तरीका निकाला जाएगा तो बनेगी। तो फिर अगर दोबारा रिपोर्ट बनेगी तो फिर वक्त निकल जाएगा राजकुमार जी। नहीं, वक्त क्यों निकल जाएगा? वक्त नहीं निकलेगा। जल्दी रिपोर्ट अगर मिल जाती है तो अवश्य वहाँ पर राजधानी बनेगी। आप उस रिपोर्ट को नकारेंगे या स्वीकारेंगे? सबसे बड़ी बात ये है। तो हम ये कह नहीं रहे नकारने के लिए, लेकिन वही है कि एक जगह अपील की जाती है, कोई सजा हो जाती है, तो दूसरी जगह हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। ऐसे ही डिमांड की जाएगी, इसको मांगेंगे हम। वहाँ की भावना लोगों के, उत्तराखंड वासियों की, आंदोलनकारियों की भावना को लेकर चलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो अगर मानते हैं तो अवश्य इसको हम 2022 में पूरा करने का पूरा प्रयास करें। विनय जी, ये रिपोर्ट और भावना दोनों अलग अलग दिशा में जा रही है, इनको एक दिशा में लाने का काम कैसे होगा? नहीं, देखिए, ये आयोग समय समय पर बनते रहते हैं, और कोई भी आयोग या कोई भी रिपोर्ट अंतिम नहीं होती। हर चीज का पुनर्विचार हो सकता है, उसके ऊपर पुनर्विचार किया जा सकता है, नया आयोग भी बन सकता है, और नए सारी रिपोर्ट भी दी जा सकती हैं, पुराने में भी संशोधन हो सकता है, सब विषय हो सकते हैं। लेकिन मेरा जो वास्तव में जो असलियत में कहना है वो ये है कि जब तक वहां अवस्थापना सुविधाओं का विकास नहीं होगा, और जो दीक्षित आयोग की आप रिपोर्ट की बात भी कह रहे हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो इसी आधार पे दी थी, क्योंकि वहां पर बैरन लैंड थी, केवल जमीन ही जमीन थी वहां पर, और कोई सुविधाएं नहीं थी। और उतनी सुविधाओं को जुटाना बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि ये व्यवहारिक रूप से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि एक कोई साल, 2 साल, 5 साल में ये सुविधाएं खड़ी नहीं हो सकती। अगर आप बनाना भी चाहें तो, अगर आप एक घर भी बनाना चाहते हैं तो वो भी साल 2 साल से पहले तैयार नहीं होता, सारी सब कुछ होते हुए भी। तो मुझे लगता है कि जब अगर आपको इतने बड़े स्तर पर हजारों लोगों के लिए व्यवस्थाएं वहां जुटानी है, तो उसमें निश्चित रूप से समय लगेगा अवस्थापना सुविधाओं का विकास होने में। तो सबसे पहली जो प्राथमिक आवश्यकता है वो अवस्थापना सुविधाओं का विकास है। लेकिन इस व्यवहारिक पक्ष को जनता के सामने नहीं रखा जा रहा है राजनीतिक दलों द्वारा, ये भी तो एक बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। नहीं, देखिए, ये कुछ लोग जो है जानबूझ के केवल भावनात्मक उसको भड़काना चाहते हैं, भावनाओं को भड़काना चाहते हैं। उनका उद्देश्य कोई जनता की बात को मानने का नहीं है, उनका उद्देश्य तो किसी प्रकार से जनता की भावनाओं को भड़काकर सत्ता में आने के प्रयास है केवल, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वास्तविकता वो भी, उनका दिल भी जानता है, राजकुमार जी भी जानते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। दिल पर हाथ रख के कहने वो कि वहाँ क्या स्थिति है, क्या वहाँ आप कितने लोगों को अपने साथ ले जाकर ठहरा। राजकुमार जी, विनय जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल भावनात्मक मुद्दा अलग है,
लेकिन व्यवहारिक पक्ष अलग है और दोनों पक्ष एक रास्ते पर नहीं चल पा रहे और शायद इसी के इंतजार में गैरसैंण पर एक गतिरोध बना हुआ है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।